Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss UGC NET Anthropology paper which was held on 5th January 2026. So let's start. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. सेटलमेंट आर्कियोलॉजी मीन्स यहाँ पर सब फील्ड्स दी हुई हैं. कुछ आर्कियोलॉजी की सब फील्ड्स दी हुई जैसे सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, जियो आर्कियोलॉजी, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, और यहाँ पर उससे जुड़े हुए डेफिनेशंस या कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है. तो हम चेक कर लेते हैं कौन किससे मैच करेगा. ठीक है, तो कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी आप जानते हैं आर्कियोलॉजी की वो ब्रांच जो ह्यूमन बिहेवियर या बिलीफ पैटर्न को स्टडी करती है. ठीक है, तो बिलीफ पैटर्न या कॉग्निटिव मींस ह्यूमन बिहेवियर, बिलीफ पैटर्न या सिंबल्स, इस तरह की चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर जो उससे जुड़ा हुआ जो दिख रहा है दैट इज सेकंड यहाँ पे कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पैटर्न बिहाइंड द मटेरियल कल्चर मींस मटेरियल कल्चर के पीछे जो पैटर्न है उससे जुड़ा हुआ है कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे बिलीफ पैटर्न की बात हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी से आप 2 लगा देंगे. देन सेटलमेंट आर्कियोलॉजी आप जानते हैं कि जो अर्ली सेटलमेंट्स होती थी मींस जो ह्यूमन के निवास होते थे, उनके जो रहने की जगह होती थी, वो उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं दैट इज सेटलमेंट आर्कियोलॉजी. और सेटलमेंट आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ ऑप्शन 4 आपको क्लियर मतलब करेक्ट लग रहा है. मींस ऑपरेट्स एट द 3 लेवल्स: सिंगल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी. ठीक है तो यहाँ पर सेटलमेंट से जुड़े हुए ये बातें हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर पे लेवल पे मतलब ऑपरेट करता है, कम्युनिटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी, जिसको कि सेटलमेंट आर्कियोलॉजी कहते हैं. देन जियो आर्कियोलॉजी आप समझ रहे होंगे कि जियो वर्ड ही अपने आप में मींस अर्थ से जुड़ा हुआ है, और जियोलॉजिकल स्टडीज या ज्योग्राफिकल स्टडीज को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो आर्कियोलॉजी की वो ब्रांच जो अर्थ को स्टडी करती है, अर्थ में मींस जियोलॉजिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारा कुछ जो स्टडी करते हैं, जियो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसको हम जियो आर्कियोलॉजी कहते हैं. तो जियो आर्कियोलॉजी यहाँ से आप ऑप्शन 3 जोड़ सकते हैं. अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ साइंस एंड जियो केमिस्ट्री टू स्टडी द साइट फॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है Then बचता है आपका प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी. एंड प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी इज बेस्ड ऑन जनरल सिस्टम थ्योरी, कल्चरल इकोलॉजी एंड मल्टीमीडियल इवोल्यूशन. ओके, तो आपका सेटलमेंट्स हो जाएगा 4. ए का 4 हो जाएगा. ए का 4 दो जगह दिया हुआ है. ऑप्शन 2 से बी चेक कर लेते हैं. बी का आपने 3 लगाया है, तो बी का 3 ऑप्शन 4 में दिया हुआ, इस ऑप्शन 4 करेक्ट है. देन सी का 1 हो गया एंड डी का 2 हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है. अब ये जो एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इस बार एजर्शन रीजन काफी आए थे. पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 2 से 3 एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किए थे. तो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है. बिलो द प्राइमेट स्कल एंड द नेक इज द क्लेविकल. क्लेविकल आप जानते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन को ही क्लेविकल कहते हैं. तो जो स्कल है और नेक, उसके नीचे क्या होता है, क्लेविकल होती है. वो कॉलर बोन होती है जो 2 आर्म्स को के बीच में होती है, तो आपस में आर्म्स कोलैप्स ना करें तो ये बचाती है. ठीक है, अ होल्ड ओवर फ्रॉम प्रिमिटिव मैमल एंसेस्टर्स. ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशनरी मींस शो कर रहा है कि मैमल्स में भी क्लेविकल पाया जाता है, तो वही चीजें प्राइमेट में भी दिखाई देती है. ठीक है, तो क्लेविकल जो है वो मैमल्स में, प्रिमिटिव मैमल एंसेस्टर्स में भी क्लेविकल पाया जाता था. अब रीजन क्या है, द क्लेविकल सर्व्स एज अ स्ट्रट दैट प्रिवेंट्स द आर्म फ्रॉम कोलैप्सिंग इनवर्ड व्हेन ब्रॉट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो एक स्ट्रट की तरह काम करता है. ठीक है, तो जो इसको रोकता है आपस में कोलैप्स करने के लिए, तो ये एक सपोर्ट की तरह इस तरह काम करता है क्लेविकल. ओके, तो तो ये तो इसका फंक्शन हो गया, और ये इसका इवोल्यूशनरी अप्रोच हो गया कि ये मैमल्स में, जो प्रिमिटिव मैमल्स है उससे लेकर प्राइमेट स्कल तक में हमको क्लेविकल, मतलब प्राइमेट बॉडीज में भी क्लेविकल दिखाई देता है, जैसा कि हम सभी में क्लेविकल प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक के बिलो क्लेविकल होता है, जो कि आपकी जो फोरआर्म होती है उससे जो है स्कैपुला और क्लेविकल जाकर एक
मीन्स ये पेक्टोरल गर्डर बनाते हैं, ठीक है, पेक्टोरल गर्डर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एजर्शन रीजन है उससे जुड़े हुए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। तो चेक कर लेते हैं इन चारों में से। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो करेक्ट तो दोनों ही है, करेक्ट तो दोनों ही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, ठीक है। मीन्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बता रही है कि प्राइमेट्स में, प्रिमिटिव मैमल्स में जो पाया जाता था वही प्राइमेट में भी ये फीचर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके फंक्शन की बात हो रही है। इट सर्व्स एज ए स्ट्रट दैट प्रिवेंट्स द आर्म फ्रॉम कोलैप्सिंग इनवर्ड व्हेन ब्रॉट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो मीन्स इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट बट बोथ आर करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर क्लॉक आर ट्रू। मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी आपने पढ़ी है, जिसमें कि न्यूट्रल थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि किमुरा का योगदान है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, इम्यूनोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन। ये एक वर्क था जो पब्लिश किया गया था एलन विल्सन एंड विंस सैरिज के द्वारा। तो इनका ये पॉइंटिंग वर्क था और इसमें जो है इन्होंने जो है ह्यूमन इवोल्यूशन और जितने भी प्राइमेट्स है या जितने भी एनिमल और प्लांट स्पीशीज है उसके इवोल्यूशन की बात की थी, ठीक है। तो मीन्स जो एंसेस्टर्स होते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर, उनसे जो डाइवर्ज होती है स्पीशीज, उसका जो है टाइम इन्होंने निकाला था कुछ इम्यूनोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल डिस्टेंस मेथड की मदद से इन्होंने ये निकाला था और इनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर द ह्यूमन इवोल्यूशन। And dating can be done through examining accumulated mutations since any two species split from a common ancestor, ठीक है। तो इसलिए चिंपैंजी और ह्यूमन कैसे डाइवर्ज हुए होंगे एक कॉमन एंसेस्टर से, तो ये सारा कुछ, और वो नियरली 5 मिलियन ईयर्स हो ही वो डाइवर्ज हुए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया अपने इस वर्क के द्वारा, ठीक है। तो एलन विल्सन एंड विंस सैरिज के द्वारा ये नोशन डेवलप किया गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड एज immunological time scale for human evolution, and dating can be done through the examining accumulated mutations if any two species split from a common ancestor, ठीक है। तो इसके द्वारा डेटिंग की जाती है। बट द ऑप्शन जो सी है वो गलत होगा बिकॉज इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड प्राइमेट इवोल्यूशन, ओनली वर्ड यूज कर लिया है, सिर्फ प्राइमेट इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं है, अदर मैमल्स को भी, जो दूसरी एनिमल स्पीशीज हैं और इंक्लूडिंग प्लांट्स, ये जो है यूज किया जा सकता है। मीन्स ये देखा जा सकता है कि जो इवोल्यूशन हुआ उसमें कैसे ब्रांचिंग होती है और कैसे दो स्पीशीज मीन्स कब स्प्लिट की होंगी, और ये जो एक्यूमुलेटेड म्यूटेशंस हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिर्फ प्राइमेट इवोल्यूशन की बात की गई है, जो लिमिटेशंस कर दी गई हैं, तो ये आपका रॉन्ग है सी, लेकिन ए बी डी करेक्ट है, ए बी डी आर करेक्ट। तो ए बी डी ओनली हो जाएगा करेक्ट आंसर्स, ए बी डी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इपोक्स बिलोंग टू क्वाटरनरी पीरियड। आपने जब जो प्राइमेट पढ़ रहे थे तो आपने प्लिस्टोसीन एज और उसके पहले की जो टर्शरी पीरियड एंड देन क्वाटरनरी पीरियड पढ़ा था। तो जो टर्शरी पीरियड थी उसमें 5 इपॉक्स आते हैं एंड क्वाटरनरी में 2 इपॉक्स आते हैं। टर्शरी में आपने 5 इपॉक क्या क्या पढ़ी थी? पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन, ठीक है। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन पढ़ा था। ये था आपका टर्शरी पीरियड, ठीक है। और जो आपका क्वाटरनरी पीरियड है, क्वाटरनरी, इसमें क्या आते हैं? इसमें ओनली 2 बॉक्स आते हैं। कौन कौन सी? प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। अब प्लिस्टोसीन में ही आपने पूरा पैलेयोलिथिक कल्चर पढ़ा और होलोसीन में मेसोलिथिक, नियोलिथिक और उसके बाद के सारे कल्चर्स पढ़े, ठीक है। जिसको कि अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसको एंथ्रोपोसीन वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, होलोसीन को।
और बाद के क्लासिफिकेशन में टर्सरी पीरियड ना कहकर इसको पेलियोजीन कहा जाता है। जीन, पेलियोजीन, GENE, पेलियो एंड जीन, ठीक है। और ये नियोजीन में आता है, नियोजीन में आता है, ठीक है। प्लेस्टोसीन नियोजीन में आता है। तो ये पेलियोजीन नियोजीन का क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि पहले इसको टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड कहा जाता था। अभी भी मीन्स इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें क्वाटरनरी पीरियड में क्या आएगा, प्लिस्टो एंड होलो आएगा। और प्लिस्टो सिर्फ यहाँ दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, बिकॉज पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इपोक्स बिलोंग टू क्वाटरनरी पीरियड, तो प्लिस्टोसीन आ जाएगा। बाकी क्या है, ये सब टर्शियरी पीरियड से बिलोंग करती है, प्लायो, मायो एंड ओलिगो, ठीक है। Then which of the following is not a form of exchange in Trobriand Island? अब ट्रोबाइंड आइलैंड जब आपने पढ़ा था कि मैलिनोव्स्की ने वहां पर स्टडी किया था, और ट्रोबाइंड आइलैंड में कूला एक्सचेंज की बात उन्होंने की थी अपनी बुक में, ठीक है। ऑर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में कूला एक्सचेंज की बात की थी, कूला पे अलग से भी एक बुक लिखी गई थी उनके द्वारा। तो कौन सा इसमें ट्रोबाइंड आइलैंड में एक्सचेंज का फॉर्म नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा एक्सचेंज का फॉर्म नहीं है। तो इसमें देखिए कूला तो है ही है, सेरिमोनियल एक्सचेंज होता है जिसमें मोआली एंड सोल्वा दो जो है आइटम्स है जिनका यहाँ पर एक्सचेंज होता है। मोआली जो है वाइट आर्म शेल पेंट्स होती हैं, और जो सोल्वा होता है वो रेड शेल मीन्स नेकलेसेस होती है, रेड शेल नेकलेसेस होती है, ठीक है। तो इन दोनों का सेरिमोनियल एक्सचेंज यहाँ पर होता है। पोकाला इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सचेंज। पोकाला राइट्स या नॉलेज के लिए एक्सचेंज होता है, to obtain the rights or to obtain the knowledge from senior persons or senior old peoples of the community, तो पोकाला कहते हैं इसको, ठीक है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सचेंज। सावा, सावा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सचेंज, और ये नॉन सेरिमोनियल एक्सचेंज है, मीन्स डायरेक्ट जो आपकी यूटिलिटेरियन नीड्स जो है डेली, उसके लिए जो आप एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का, जैसे याम के लिए या राइस के लिए या फिश के लिए या टूल्स के लिए, इस तरह की जो डेली नेसेसिटीज के लिए जो एक्सचेंज किया था उसको सावा कहा जाता है। इसका एक और नाम है गिमवाली, गिमवाली। तो ज्यादातर ये गिमवाली के नाम से ही मिलता है, गिमवाली के नाम से इस एक्सचेंज का नाम। तो कोला, पोकाला, सावा ये सारे एक्सचेंज हैं, सारे क्या है, एक्सचेंज हैं। बट लागा, लागा क्या है, परचेज है, परचेज किया जाता है सीधे मनी दे के, या जो है यहाँ पे परचेज किया जा रहा है। और लार्ज कैनोस को परचेज किया जाता है। तो ये एक नॉट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, एक सामान आपने लिया दूसरा दिया, तो एक एक्सचेंज हो गया। तो लागा में क्या, हम परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और खरीदना एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, खरीदना एक्सचेंज नहीं होता। तो आपका आ जाएगा लार्ज कैनोस, मतलब लागा, ठीक है। लागा जो है ऑप्शन होगा, नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है, लागा। देन यहाँ पर हमको मैच कराना है। तो ह्यूमन काइंड इमर्जिंग है, थ्रू अ विंडो है, ये सारे बुक्स के नाम है, ठीक है। ह्यूमन काइंड इमर्जिंग, थ्रू अ विंडो, एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट, बिहेवियर, हिस्ट्री ऑफ द प्राइमेट्स, ये सारे क्या है, बुक्स के नाम है, और इधर ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं। तो ह्यूमन काइंड इमर्जिंग जो बुक है वो बीजी कैम्पबेल के द्वारा लिखी गई थी, जेडी लॉय और बीजी कैम्पबेल, इन दोनों के द्वारा, ठीक है। और थ्रू अ विंडो जो है बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि जेन गुडाल के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने चिंपैंजी पे काम किया था, चिंपैंजी पे काम किया था। बॉम्बे में, तंजानिया में, बॉम्बे में ये 1960 से लेकर 1970 तक रही, और उन्होंने काफ़ी क्लोज, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन रहा चिंपैंजी के साथ, उनके बिहेवियर के साथ, और उसी पर उन्होंने लिखी थी बुक थ्रू अ विंडो। उनकी पहली एक और बुक भी थी जिसमें कि उन्होंने जो है चिंपैंजी को मतलब लिखा था, इन द शैडो ऑफ मैन, ठीक है। इन द शैडो ऑफ मैन 1971 की बुक थी, इन द शैडो ऑफ मैन। एंड थ्रू अ विंडो जो है 1990 की बुक है, 1990 की बुक है थ्रू अ विंडो, ठीक है, जेन गुडाल ने लिखा था। देन इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट बिहेवियर एंड हिस्ट्री ऑफ द प्राइमेट्स, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्राइमेट जो है ली ग्रॉस क्लार्क ने लिखा है, ली ग्रॉस क्लार्क ने लिखा है।
हिस्ट्री ऑफ द प्राइमेट, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट बिहेवियर जॉली ने लिखा है। तो ह्यूमन काइंड इमर्जिंग को आपने कैम्पबेल से लगा दिया, मीन्स ए का हो जाएगा 4, ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है ना, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। देन बी का 1 हो गया जेन गुडाल, इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट बिहेवियर मीन्स हो गया जॉली, एंड डी का हो गया 3 दैट इज ली ग्रॉस क्लार्क, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following anthropologists commented that Levi-Strauss alliance theory is applicable only in the societies with prescriptive marriage rules? तो लेवी स्ट्रास ने अलायंस थ्योरी दिया था, आप जानते हैं, ठीक है। मैरिज के ऊपर था ये अलायंस थ्योरी, मीन्स एक्सचेंज होता है मैरिज को, उन्होंने बताया कि एक्सचेंज बिटवीन द टू ग्रुप्स, ठीक है। तो उसी पे उनकी अलायंस थ्योरी थी। और तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए जो किसने कहा कि जो लेवी स्ट्रास की एप्लीकेबल मीन्स अलायंस थ्योरी है दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन द सोसाइटीज विद द प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स वो मैरिज रूल्स होते हैं जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है, जो मैंडेटरी होते हैं कि आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, तो प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। जैसे कि कास्ट में आपको एंडोगैमी होती है, तो वो क्या है, प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज है। कास्ट में एंडोगैमी होनी चाहिए, टोटेम में एंडोगैमी होनी चाहिए, और क्लैन में एक्सोगैमी होनी चाहिए। तो दीज आर द प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है, मीन्स एनफोर्स्ड होते हैं, पीपल ऐसा बाध्य होते हैं उसको करने के लिए, ठीक है। और इसकी जस्ट अपोजिट होती है प्रेफरेंशियल मैरिज, मीन्स आपको एक प्रेफरेंस दी जाती है कि आप वहां पे कर सकते हैं, पर आप एनफोर्स नहीं होते उस मैरिज को करने के लिए, ठीक है। तो कुछ मैरिजेस होती हैं जो प्रिफर्ड की जाती हैं समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा, और कुछ होती है प्रेस्क्रिप्टिव होती हैं, प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, जिसमें कि आपको वहां पर करना ही है। तो रूल्स होते हैं समाज के, ठीक है। तो इन मैरिज रूल्स में बताया किसने कि जो लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी है वो प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स को फॉलो करने वाली ही सोसाइटीज में एप्लीकेबल हो सकती है, बाकी अदर सोसाइटीज में एप्लीकेबल नहीं होगी अलायंस थ्योरी कि जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में आपस में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो वो प्रेस्क्रिप्टिव वाले में सोसाइटी में ही ऐसा एप्लीकेबल है। ऐसा किसने बोला, तो ऐसा बोला रॉडनी नीडहम ने, ठीक है। तो रॉडनी नीडहम ने ही 1962 में अपने एक बुक स्ट्रक्चर एंड सेंटीमेंट में 1962 में स्ट्रक्चर एंड सेंटीमेंट जो उनका एक वर्क था उसमें उन्होंने बताया कि 2 तरीके के मैरिज रूल्स होते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रेफरेंशियल। प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रेफरेंशियल, ये ऑलरेडी आप ये सब मैरिज टाइप्स आप जो मैरिज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब मैरिज चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा है। और रॉडनी नीडहम ने ये दिया था, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो 1962 में अपने बुक स्ट्रक्चर एंड सेंटीमेंट में इन्होंने ये 2 में क्लासिफाई किया था, स्ट्रक्चर एंड सेंटीमेंट। ये जो इनकी बुक है इसमें इन्होंने इसको मैरिज रूल्स को 2 में क्लासिफाई किया, प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रेफरेंशियल, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके अकॉर्डिंग जो लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी थी वो प्रेस्क्रिप्टिव वाले से मैच करती है, मींस उन्हीं सोसाइटीज में एप्लीकेबल है जहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। रॉडनी नीडहम का ये मानना था। लुइस डिमॉन्ड ने भी बताया था कुछ लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी के संबंध में, लेकिन उन्होंने द्रविड़ किनशिप्स को ही स्पेसिफिक मतलब एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पर रॉडनी नीडहम ने इनको प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रेफरेंशियल 2 तरीके के मैरिज रूल्स को पहले उन्होंने क्लासिफाई किया और बताया कि लेवी स्ट्रॉस का जो अलायंस थ्योरी है वो प्रेस्क्रिप्टिव वाले में ही एप्लीकेबल है। The next question है, human mitochondrial DNA has a mutation rate approximately। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियर डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। तो जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जिसमें कि जो मदर के थ्रू ही 100% मदर के थ्रू ही वो मतलब
ट्रांसफर होता है उनकी प्रोजेनी पे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग पे मदर के थ्रू ही होता है, उसमें फादर का रोल नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए में फादर और मदर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है म्यूटेशन रेट के बारे में पूछ रहा है। म्यूटेशन रेट जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की है वो न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में कितनी होती है? तो लिखा है ट्वाइस देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, इक्वल टू दैट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, 4 टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए एंड 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए। आपका आंसर होगा 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए। अगर यहाँ 10 to 20 टाइम्स हायर देन द न्यूक्लियर डीएनए लिखा होता तो भी करेक्ट होता, बिकॉज राइट आंसर यही है कि 10 to 20 टाइम्स हायर होता है देन द न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मीन्स न्यूक्लियर डीएनए का जो म्यूटेशन रेट होता है उससे 20 गुना ज्यादा म्यूटेशन रेट होता है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कल्चरल कंडीशंस इन असेंडिंग इवोल्यूशनरी ऑर्डर एज पर द एल.एच. मॉर्गन। तो एल.एच. मॉर्गन जो कि टायलर की तरह ही इन्होंने भी सवेजरी बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशनरी अप्रोच दिया था, क्लासिकल यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी अप्रोच, उसमें उन्होंने कुछ स्टेजेस में बांटा था और जो इवोल्यूशन स्टेज बाय स्टेज कैसे होता है ये सारा कुछ, तो जिसमें कि लोअर सेवेजरी देन हायर सेवेजरी देन लोअर बार्बरिज्म हायर बार्बरिज्म एंड देन आता है उनका सिविलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर दिए हुए स्टेप्स अब देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे अरेंज किया था। तो सबसे पहले देखिए आप बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ फायर होगा, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन का जब स्टार्ट हुआ कल्चर का तो उन्होंने सबसे पहले फायर का इस्तेमाल किया, उसके बाद टूल्स बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले फायर का इन्वेंशन होता है, टूल्स मेकिंग होती है, मीन्स देन बो एंड एरो आएगा, ठीक है, बो एंड एरो आएगा। तो जो अर्लीस्ट जो आपका पैलेलिथिक कल्चर है उसमें लोअर पैलेलिथिक में क्या करते हैं, फायर का इन्वेंशन होता है और जो सिंपल क्रूड टूल्स बनाए जाते हैं। देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और अपर पैलेलिथिक आते आते, मिडिल का यहाँ पर जिक्र नहीं, अपर का आ गया है, तो अपर पैलेलिथिक आते आते बो एंड एरो का इन्वेंशन आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ बो एंड एरो ये अपर पैलेलिथिक से जुड़ा हुआ है, तो लोअर के बाद यहाँ पर अपर आ जाएगा क्योंकि बीच की कोई स्टेज नहीं दी हुई है। देन आपका डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ पॉटरी आ जाएगा, बिकॉज ये मीसोलिथिक के समय पॉटरी का मीन्स लेट मीसोलिथिक एंड अर्ली नियोलिथिक कह सकते हैं, अर्ली नियोलिथिक एंड लेट मीसोलिथिक, ठीक है। तो आर्ट ऑफ पॉटरी यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है, ओके। तो डी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अर्ली नियोलिथिक कह सकते हैं, लेट मीसोलिथिक कह सकते हैं, तो अर्ली नियोलिथिक हो गया। एंड इरिगेशन, आपका इन्वेंशन ऑफ इरिगेशन भी नियोलिथिक में ही आया था, नियोलिथिक में ही इन्वेंशन ऑफ इरिगेशन आया था। तो सबसे पहले हमने देखा बी, देन ए, देन डी, देन सी, ठीक है। तो बी ए डी सी करेक्ट है, आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असेंडिंग इवोल्यूशनरी ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, ठीक है। तो बी आया, देन ए आया, दैट इज द अपर पैलेलिथिक का जो स्टेज है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बो एंड एरो। देन आपका आर्ट ऑफ पॉटरी आएगा अर्ली नियोलिथिक में, एंड देन लेट नियोलिथिक में इन्वेंशन ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो बी ए डी सी इज द राइट आंसर, बी ए डी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। then यहाँ पर देख लेते हैं what is the probability that a couple heterozygous for albino allele will give birth to an albino son। तो एल्बिनो वर्ड यूज किया गया है। एल्बिनिज्म आप जानते हैं ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एल्बिनिज्म, ये आप जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला आपको बताया था, साइसिस फीसैक थालविलगाओ, ठीक है, साइसिस फीसैक थालविलगाओ बताया था, और जिसमें कि अल जो है एल्बिनो के लिए यूज था, ठीक है, जिसमें सिस्टिस फाइब्रोसिस भी आता है, टे साइड डिजीज आता है,
आपका ये जो सिकल सेल एनीमिया आता है, विल्सन डिजीज आता है, एल्बिनिज्म आता है, थैलेसीमिया आता है, तो ये सारे डिजीज जो है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आती हैं। और उसी में एल्बिनिज्म भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अब इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट अ कपल हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनो एलील विल गिव बर्थ टू एन एल्बिनो सन। अब इसको करने के लिए आपको पुनेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर आप लोग शायद जानते होंगे कि डब्ल्यू पनेट के द्वारा दिया गया, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, और उन्होंने ये पनेट स्क्वायर दिया था। ठीक है, जो कि एक स्क्वायर डायग्राम होता है। स्क्वायर डायग्राम होता है, स्क्वायर आप जानते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर डायग्राम होता है जिसमें कि जो प्रोजेनी है, मींस मदर फादर की मीटिंग के बाद जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स होंगी, उनमें कौन से जीन पाए जाएंगे या उनका क्या जेनेटिक मेकअप होगा, ये हम पता लगा सकते हैं इस पनेट स्क्वायर की मदद से। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी शो करते हैं, मींस 4 तरीके के होते हैं मोनो से टेट्रा तक। तो मोस्टली हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस तक ही पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कपल हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनो, तो जीन को कैसे यहाँ पर शो करेंगे? आप जानते हैं कि देखिए, जो नॉर्मल होगा वो ए एलील होगा उसका। ठीक है, हेटेरोजाइगस होगा तो ए स्मॉल ए होगा, और जो एल्बिनो होगा उसको स्मॉल ए से करेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है, तो रिसेसिव है तो स्मॉल ए से हमको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल ए ये रिसेसिव है। अब यहाँ पर क्या है, ये कैरियर है। यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट जो है नॉर्मल वाला है जीन है, जबकि कैरियर यहाँ पर है, तो ये दबा हुआ कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, ये आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने को, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कैरियर तो है पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और जो कि यहाँ पर ये इन्फेक्टेड है एल्बिनो से, यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको जीन जेनेटिक मेकअप मिल जाएंगे, मीन्स इनको जीनोटाइप कहा जाता है। और फिनोटाइप क्या होता है, जो आपको विजुअल दिखाई देता है, विजुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो, वो फिनोटाइप होते हैं। मीन्स नॉर्मल है या एल्बिनो, एल्बिनो अगर होगा तो आपको मेलानिन पिगमेंट बॉडी में कम होता है, तो पूरा वाइट बॉडी दिखाई देती है, तो वो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। ठीक है और ये जेनेटिक मेकअप होता है, जीनोटाइप। तो अगर हम देख रहे हैं कि कपल हेटेरोजाइगस है, मींस ए है, मदर भी ए है और फादर भी, तो यहाँ पर हम इस तरह अरेंज करेंगे पुनेट स्क्वायर में। और मान लीजिए यहाँ पर हमने फादर को एक्स एक्सिस पे रखा और वाई एक्सिस पे मदर को रखा। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही रखा जाता है। तो पुनेट स्क्वायर, अब इसको हम क्रॉस कराएंगे, तो ए और ए का कराएंगे तो ए बन जाएगा। ए और स्मॉल ए स्मॉल ए मीन्स ये हेटेरोजाइगस हो गया। देन स्मॉल ए कैपिटल ए मीन्स ए स्मॉल ए ही हो गया, और स्मॉल ए ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब आपको रेशियो देखना है। तो सिम नॉर्मल कितना है, 1 है। हेटेरोजाइगस कैरियर कितने हैं, 2 है, 1:2:1 एल्बिनो है, 1 एल्बिनो है। ठीक है, तो रेशियो कितना आया, 1/4 आ गया नॉर्मल का, 2/4 आ गया, मीन्स आउट ऑफ 4 2 है, तो 2/4 आ गया आपका हेटेरोजाइगस कैरियर का, और 1/4 आ गया आपका एल्बिनो का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया कैरियर, और ये हो गया एल्बिनो। तो 1/4 तो दिखाई दे रहा है, नॉर्मल 1 है तो 1/4 है, एल्बिनो भी 1/4 है, और ये 2/4 है, मीन्स हाफ, 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, हाफ हो गया ना, मीन्स 2 है यहाँ पे, तो 2/4 कितने हो गए, 2 हाफ हो गए आउट ऑफ 4। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो रेशियो कितना आया, नॉर्मल का 1/4 है, कैरियर का 1/2 है, और एल्बिनो का 1/4 है, जिसको
आप इस तरह देख सकते हैं 1:2:1 ये जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है। और अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, ए मीन्स जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है वो 3 जगह है तो 3:1 हो जाएगा, 3 नॉर्मल है और 1 एल्बिनो है, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा अगर आपसे इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है तो। पर हम बात क्या क्या कर रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कपल हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनो एलील विल गिव बर्थ टू एन एल्बिनो सन। अब सन की बात हो रही है। ऑटोसोमल कैरेक्टर में आपका ये एक्स लिंक कैरेक्टर तो है नहीं कि यहाँ पे सन पता चलेगा कि डॉटर, आपको बस उनकी प्रोजेनी के बारे में पता चल रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है उनके सेक्स से, ठीक है। सेक्स यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, सेक्स क्लियर नहीं हो रहा है, सेक्स आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में ही क्लियर होता है। यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो यहाँ पर सेक्स की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एल्बिनो सन हमको पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए आपको पता कितना चला कि एल्बिनो, अब एल्बिनो कितना पता चल रहा है, 1/4 पता चल रहा है, 1/4 जो है एल्बिनो होंगे प्रोजेनी। अब उसमें से अगर ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो इक्वल परसेंटेज में ही सन भी होंगे डॉटर भी, मीन्स 1/4 जो प्रोजेनी है वो उसमें सन और डॉटर दोनों की चांसेस हाफ हाफ है, हाफ चांसेस है, 50% चांस है कि सन होगा, 50% चांस है कि डॉटर को भी एल्बिनो हो सकता है। तो 1/4 को हम इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा, मीन्स हाफ जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी है एल्बिनो सन की, 50% प्रोबेबिलिटी एल्बिनो डॉटर की, क्योंकि जितना ही एल्बिनो सन हो सकते हैं उतना ही डॉटर भी हो सकती है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में व्हेन बोथ आर हेटेरोजाइगस। तो आपको अगर सन की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 जो आपका ये वैल्यू आया था उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा 1/8। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1/8। ओके, तो 1/8 लगाइएगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद इसमें 1/4 भी लगाया होगा, कुछ ने हाफ लगाया होगा, तो वो रॉन्ग होगा, 1/8 इज द राइट आंसर। ओके, which of the following books is themed on the death of Captain Cook in the hands of the Hawaiians? ठीक है, तो कैप्टन कुक की डेथ पर कौन सी बुक थीम्ड है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउ द नेटिव्स थिंक। मार्शल साइलेंस ने लिखी थी, मार्शल डी साइलेंस ने लिखी थी, जो एक न्यू एवोल्यूशनिस्ट थे और उन्होंने ये बुक लिखी थी हाउ द नेटिव्स थिंक। ओके, देन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पे मैच कराना है, देखिए एरिया ऑफ रिसर्च लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एस.सी. तिवारी, एस.आर. के चोपड़ा, डी.पी. मुखर्जी, अमिताभ बासु का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उनके एरिया ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। ओके, तो एस.आर. के चोपड़ा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्होंने जागेंटोपिथिकस को खोजा था हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में along with लेविस। तो ये पेलियोएंथ्रोपोलॉजी पे इनका काम है, फॉसिल का, तो पेलियोएंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, तो बी का तो 1 हो जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बी का 1 दो जगह दिया हुआ, ऑप्शन 1 और 2 में, ठीक है। बी का 1 दो जगह दिया, अब इसी से चेक कर लेते हैं, ठीक है, बी से ही स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो बी का 1 हो गया। ओके, अब हाई एल्टीट्यूड एडॉप्टेशन, इस पे किसका काम था, तो हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन पे अमिताभ बासु का काम है, हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन पे अमिताभ बासु, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन पे इनका काम है। और इन्होंने आईएसआई में जो है एडाप्टेशन, ह्यूमन एडाप्टेशन प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज किया था, आईएसआई मीन्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। 1976 में इन्होंने जो है 1976, ठीक, ह्यूमन एडॉप्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ह्यूमन एडॉप्टेबिलिटी प्रोग्राम एट आईएसआई, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके,
that focus on the high altitude adaptation among the Sherpas of नेपाल। ठीक, तो अमिताभ बासु से 2 को लगा दिया हमने। ओके, देन सी का 4 हो जाएगा, डीपी मुखर्जी को डर्मेटोग्लिफिक से लगा देंगे, एंड एससी तिवारी का लगा देंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स। एससी तिवारी बायोकेमिकल जेनेटिक्स मीन्स आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एल एच मॉर्गन इन हिज इवोल्यूशनरी स्कीम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कल्चर डिडंट इंक्लूड। अब एल एच मॉर्गन का आपने इवोल्यूशनरी स्कीम देखी है कि उन्होंने सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन में डिफरेंट ट्रेड्स का कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है इसकी बात की है, कल्चरल ट्रेड्स की। तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की भी बात की है, प्रॉपर्टी की बात की, मीन्स कैसे अर्ली जो सोसाइटीज थी उनमें कम्युनल प्रॉपर्टी होती थी एंड देन इंडिविजुअल की तरफ बढ़े। इसी तरह गवर्नमेंट बैंड लाइक जो है पॉलिटिकल सिस्टम होता था, और फिर धीरे धीरे वो गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ बढ़े। देन इसी तरह लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट होता है, अर्ली जो है कुछ स्पीचेस होती थी एंड धीरे धीरे फिर वो फोनेटिक अल्फाबेट, सिविलाइजेशन आते आते डेवलप हुआ, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ। लेकिन आर्ट का कहीं पे बात नहीं है। आर्ट मतलब कि वो टूल मेकिंग में उन्होंने मीन्स जिक्र किया है, पर डायरेक्ट आर्ट का किस तरह वो मीन्स प्रोग्रेस किया आर्ट, इस तरह कुछ ऐसा बात नहीं हुआ है। ठीक है, तो आर्ट आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, आर्ट आ जाएगी। ओके, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल्स इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है, एक तो वर्ड असेंडिंग यूज किया गया है, दूसरा यूज किया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, मीन्स वो उनकी ओरिजिन कब कब हुई उसके हिसाब से हमको अरेंज करना है। मीन्स अलोंग विथ टाइम उनका क्या अपीयरेंस रहा, मीन्स सबसे पहले कौन से फॉसिल ओरिजिनेट हुए, देन उसके बाद कौन से आए। तो ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिन कब कब हुई उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। और इसी से जुड़ा हुआ कुछ दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्कवरी के बेस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे कि यहीं पे एक क्वेश्चन आ गया है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्कवरीज ऑफ द फॉसिल्स इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल वर्ड दोनों जगह सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस है, कब उनकी ओरिजिन हुई उसके हिसाब से, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के आधार पर है। और यहाँ पर डिस्कवरीज ऑफ द फॉसिल मीन्स वो डिस्कवर कब किए गए फॉसिल्स। तो जो अर्ली फॉसिल भी थे हो सकता है उनकी लेट डिस्कवरीज हुई हुई, और जो बाद के फॉसिल्स हैं उनकी अर्ली हो सकती हैं। तो डिस्कवरीज पे बेस्ड है ये असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यहाँ पर उनके अपीयरेंस के आधार पर है। तो देखिए एक ही जगह दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, कभी कभी सिर्फ एक आते हैं, इस बार दोनों ही तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में दे दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया है कि इनको अपीयरेंस के आधार पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इजिप्टोपिथिकस आपने पढ़ा है, जब आप फॉसिल प्राइमेट्स का हमने वीडियो डाला आप उसमें देख सकते हैं कि इजिप्टोपिथिकस, या उसके पहले भी प्राइमेट्स पे डाला था, एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स पे, तो उसमें भी हम लोगों ने बात की थी इजिप्टोपिथिकस की। और इजिप्टोपिथिकस जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इजिप्ट का है ये फॉसिल, इजिप्ट का है। पैरापिथिकस, इजिप्टोपिथिकस दोनों ही इजिप्ट के फॉसिल थे जो कि ओलिगोसीन इपॉक से बिलोंग करते हैं। ओलिगोसीन जो कि टर्शियरी पीरियड का एक इपॉक है ओलिगोसीन, और उससे बिलोंग करता है इजिप्टोपिथिकस जो कि फैयुम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में ये खोजा गया था। ठीक है, तो इजिप्टोपिथिकस यहाँ से बिलोंग करता है आपका इजिप्ट से। ओलिगोसीन इपॉक है, तो इपॉक के आधार पर अगर देखेंगे तभी आपको इनके अपीयरेंस को आसानी से पता लगा पाएंगे। तो ये हो गया ओलिगोसीन इपॉक, ओलिगोसीन इपॉक।
जो कि टर्शियरी पीरियड का इपॉक है। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड में ऑलरेडी आपको पता है कि आपके 5 इपॉक थे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। ठीक है, तो ओलिगोसीन आपका आता है नंबर 3 पे। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। ठीक है, तो नंबर 3 पे आपका ओलिगोसीन आ गया, मीन्स इनका अपीयरेंस हुआ ओलिगोसीन में। अब प्रोकॉन्सल को देख लेते हैं। प्रोकॉन्सल आपके मायोसीन के समय ड्रायोपिथिकस, प्रोकॉन्सल, सीमापिथिकस, रामापिथिकस, जैगेंटोपिथिकस, ये सब कब डिस्कवर हुए थे? मायोसीन में डिस्कवर हुए थे, मतलब मायोसीन में इनकी ओरिजिन हुई थी, नॉट डिस्कवर। मायोसीन में इनकी ओरिजिन हुई थी। डिस्कवर वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करना है, ओरिजिन वर्ड यूज करना, मीन्स ये ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, तो ओरिजिन इनकी कब हुई थी? प्रोकॉन्सल की मायोसीन में। तो ओलिगोसीन के बाद हुए, तो यहाँ पे मायोसीन हो गया। ठीक है, अब सीबापिथिकस ये भी मायोसीन के ही है, ये भी मायोसीन के ही है। ठीक है, मायोसीन के ही है। अब आर्टिपिथिकस, आर्टिपिथिकस आप जानते होंगे, आर्टिपिथिकस रैमिडस, ये आपने पढ़ा भी, अलग से भी पढ़ा है, फॉसिल प्राइमेट्स में भी पढ़ा है। तो आर्टिपिथिकस रैमिडस ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक वैरायटी है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रैमिडस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये आपके प्लायोसीन इपॉक के, कब के हैं? प्लायोसीन इपॉक के हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का इवॉल्व हुआ था प्लायोसीन में। ठीक है, प्लायोसीन में, मीन्स लेट मायो और प्लायोसीन में कह सकते हैं, तो प्लायोसीन इसका हो जाएगा। ठीक है, इपॉक। तो ओलिगोसीन हो गया, मायो के 2 हो गए और एक प्लायो का हो गया। तो सबसे पहले आपको ओलिगो रखना होगा, देन मायोसीन के रखने पड़ेंगे दोनों, एंड ABCD के रूप में ही अरेंज हो गया। देखिए, ओलिगोसीन, देन मायोसीन, देन प्लायोसीन। तो ABCD वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ए से देखिए ये वाला स्टार्ट हो रहा है, ए से ये भी स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पर ए के बाद डी दे दिया हुआ आर्टिपिथिकस, जो कि रॉन्ग होगा, बिकॉज आर्टिपिथिकस तो प्लायोसीन से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन 3 तो रॉन्ग है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ABCD, ABCD इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ फॉसिल से दूसरा क्वेश्चन है, जो कि आपको डिस्कवरीज के आधार पर करना है। हाँ, अब देख लीजिए, लूसी नाम, लूसी नाम आप लोगों ने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ये वैरायटी है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की वैरायटी है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की वैरायटी है, जो कि अर्ली ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, जो कि पहले ओरिजिन हुई इसकी ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस से, लेकिन इसकी खोज बाद में हुई। अफ्रीकानस की पहले हो गई, इसकी बाद में हुई। ठीक है, ओके। तो अफ्रीकानस को हम टोंग बेबी कहते हैं, जिसकी 1924 में खोज हो गई थी, लेकिन जो एफरेंसिस जिसको लूसी कहते हैं, ये 1974 में इसकी खोज हुई, 1974 में इसकी खोज हुई। ओके, देन जो है नारिको टोम्बोआई लिखा हुआ है, नारिको टोम्बोआई जो होमो इरेक्टस की एक वैरायटी है, अफ्रीकन ये फॉसिल है नारिको टोम्बोआई, इसी को लेक टरकाना बॉय भी कहते हैं, टरकाना बॉय भी कहते हैं, नारिको टोम्बोआई भी कहते हैं, होमो एर्गास्टर भी कहते हैं। ईस्ट अफ्रीकन फॉसिल है, जो कि ईस्ट अफ्रीका के जो है टरकाना या नारिको से खोजा गया था, इसलिए इसका नारिको टोम्बोआई नाम है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका का है, टरकाना का है, 1984 में इसकी खोज हुई। 1984 में किमियो के द्वारा, के किमियो के द्वारा। जो फॉसिल प्राइमेट्स पे वीडियो है उस पर आप देख लीजिएगा, उसमें जो चार्ट दिया हुआ है उसमें नारिको टोम्बोआई का भी नाम दिया हुआ है, इनके जो डिस्कवरर हैं और किस ईयर में इनकी डिस्कवरी हुई ये भी आपको पता चल जाएगा। तो 1984 में डिस्कवरी हुई। इससे पहले भी होमो एर्गास्टर की कोबीफोरा से डिस्कवरी हुई थी रिचर्ड लीके के द्वारा, लेकिन वो 1975 में ही हो गई थी, लेकिन ये 1984 में हुई थी। ठीक है, तो नारिको टोम्बोआई जब आएगा तब आपको 1984 लगाना है। ठीक है, के किमियो के द्वारा हुई थी, रिचर्ड लीके ने कोबीफोरा से किया था, जो कि इसी की एक वैरायटी थी होमो एर्गास्टर की। ओके, देन पेकिंग मैन आता है और जावा मैन आता है। अब पेकिंग मैन भी होमो इरेक्टस की वैरायटी है, जावा मैन इज आल्सो अ काइंड ऑफ होमो इरेक्टस। जावा मैन की खोज सबसे पहले हुई थी ट्रिनिल जावा से, इंडोनेशिया के जावा से
और पेकिंग मैन जैसे कि नाम बता रहा है ये चाइना का है, ये नाम बता रहा है इंडोनेशिया का है। जावा इंडोनेशिया में, पेकिंग चाइना की राजधानी, ठीक। तो पेकिंग जो इसको कि बीजिंग कहा जाता है, पेकिंग। और फिर पेकिंग मैन की खोज जो है जावा मैन के बाद होती है, जावा मैन के बाद होती है। तो होमो इरेक्टस जिसको जावा मैन भी कहा जाता है 1891 में इसकी खोज हो गई थी, ठीक है। नियंडरथल की और भी पहले हो गई थी 1856 में। तो 1891 में होमो इरेक्टस जावा मैन की खोज हुई, और जो पेकिंग मैन है इनकी 1920s में खोज हुई, 1920s में, 20s में खोज हुई। तो 1891 सबसे पहले आएगा डी, दैट इज जावा मैन। तो डी सबसे पहले यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब चेक कर लेते हैं। पेकिंग मैन इसके बाद होगा, मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पर बी दिया हुआ है पहले, नारिको टोम्बॉय, जो कि 1984 में खोजा गया था, इसलिए फोर्थ वन रॉन्ग होगा। लेकिन ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है, डी सी ए बी, डी सी ए बी। जावा मैन सबसे पहले खोजा गया, देन 1920 में आपका पेकिंग मैन खोजा गया, ये 1891 है, ये 1920 है। देन ए आता है लूसी, दैट इज 1974, ठीक है। ये ए फ्रांसिस की वैरायटी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस फ्रांसिस की, जो कि ईस्ट अफ्रीका से खोजा गया था। और देन आता है आपका बी, दैट इज नारिको टोम्बॉय, जो कि हादर कह रहे हैं, इस ईस्ट अफ्रीका के टरकाना से खोजा गया नारिको टोम्बॉय, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। तो डी सी ए बी इज द राइट आंसर, डी सी ए बी इज द राइट आंसर। देन यहाँ पर क्वेश्चन है, द अमेरिकन इंडियंस स्पेसिफाइड बाय रूथ बेनेडिक्ट इन द पैटर्न्स ऑफ कल्चर। कल्चर पर्सनालिटी अप्रोच में आपने रूथ बेनेडिक्ट के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने पैटर्न्स ऑफ कल्चर स्टडी किया था। अपनी बुक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में उन्होंने दो तरीके के पैटर्न की बात की थी, अपोलोनियन कल्चर, अपोलोनियन मीन्स पैटर्न, एंड डायनोसियन पैटर्न, ठीक है, डायनोसियन पैटर्न। तो डायनोसियन पैटर्न एंड अपोलोनियन, ये दो की बात की थी। अपोलो जो है ग्रीक गॉड, सन को कहते हैं, और मतलब ग्रीक भाषा में सन को अपोलो कहा जाता है। और डायनोसियन मीन्स जो गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है। तो अपोलोनियन जो कैरेक्टर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, इसका मतलब कोऑपरेटिव होते हैं और रिलीजियस होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और ये जो होते हैं ये कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव, इनमें कंपटीशन होता है ऐसे पैटर्न वाले लोगों में आपस में, ठीक है। ये थोड़ा काइंड होते हैं, पीसफुल होते हैं, और ये उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये दो पैटर्न को मतलब रूथ बेनेडिक्ट ने अपने अमेरिकन इंडियंस के ऊपर जो स्टडी की थी उसमें दो पैटर्न्स की बात की थी। एक पैरानॉइड करके भी उन्होंने बताया था, पैरानॉइड, जो कि इन सब से भी ज़्यादा जो है ये मीन्स जो कि मीन्स क्वेरल्सम थे, ये इनमें ये जो फीचर्स पाए थे पैरानॉइड में। तो और मैजिक को ज़्यादा ये फॉलो करते, ठीक है। तो अभी इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि पैटर्न्स ऑफ कल्चर में जो रूथ बेनेडिक्ट ने किन अमेरिकन इंडियंस पे स्टडी किया था, तो जूनी, पुएब्लो, डोबू, यानोमानो। अब देखिए ऊपर वाले तीनों ही करेक्ट है, बिकॉज जूनी और पुएब्लो एक ही हैं। पुएब्लो इंडियंस जो जूनी है वो एक ही हैं। आपको बुक में भी पुएब्लो जूनी मिलेगा, पुएब्लो जूनी एक साथ लिखा मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे दिया है। और डोबू, तो पुएब्लो जूनी और डोबू पर ही इनका अपोलोनियन और डायनोशियन वाला स्टडी था, जिसमें कि पुएब्लो जूनी को उन्होंने अपोलोनियन से जोड़ के देखा, और डोबू को उन्होंने कहा डायनोशियन पैटर्न पाए जाते हैं। डोबू कम्युनिटी में, डोबू आइलैंड में डायनोशियन पैटर्न पाए जाते हैं, जो कि डोबू एक मिलेशियन आइलैंड है, डोबू न्यूजीनिया का, और ये दोनों जो है जो पुएब्लो जूनी जो है ये भी नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के पीपल्स है, ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। तो ये अपोलोनियन फीचर्स आपको जूनी पुएब्लो मिलता है, मीन्स ये कोऑपरेटिव है, पीसफुल है, काइंड है, और रिलीजन को वैल्यू करते हैं, कम्युनिटी फीलिंग है। जबकि डोबू में इंडिविजुअलिज्म मतलब दिखाई देता है, मीन्स जो वी कम्युनिटी की फीलिंग है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आई की है।
और ये जो है इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, यहाँ कोऑपरेटिव है, यहाँ कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो डोबू भी इनकी स्टडी में है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। जूनी पुबेलो का ए एंड बी दे दिया है, जूनी पुबेलो एक ही है इसलिए दूसरा देखते हैं। डोबू को भी आना चाहिए, तो डोबू को आने के लिए बी एंड सी आपको लगाना पड़ेगा, बी एंड सी लगाना पड़ेगा, बिकॉज सी एंड डी तो होगा नहीं और ए और डी भी नहीं होगा। डी तो दोनों में, डी तो होना ही नहीं है, यानो मानो था ही नहीं रूथ बेनेडिक्ट के उसमें। तो 1 और 2 में से ही होना चाहिए, जिसमें कि 1 अगर देखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज पुबेलो जूनी एक ही कम्युनिटी का नाम है। तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, जिसमें कि डोबू भी आएगा, पुबेलो भी आएगा, डोबू भी आएगा, पुबेलो भी आएगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। देन फीमेल फिलोपैट्री की बात आ रही है। प्राइमेट्स में जो फीमेल फिलोपैट्री है उसका क्या मतलब होता है? तो देखिए फीमेल फिलोपैट्री प्राइमेट्स के केस में इसका ये मतलब होता है कि फीमेल्स अपने बर्थ ग्रुप में ही रह जाती हैं, ठीक है। जो उनका जो नेटिव ग्रुप है, जो नेटल ग्रुप है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो उसके उसी में रह जाती हैं, मींस उनके ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं, उसके बाद भी अपने बर्थ ग्रुप में ही रहना प्रेफर करती है, उसी को कहते हैं फीमेल फिलोपैट्री। जबकि मेल जो है वो डिस्पर्स कर जाते हैं अपने बर्थ ग्रुप से, लेकिन फीमेल्स उसी ग्रुप में रह जाती हैं। ठीक इसका अपोजिट बर्ड्स में होता है। बर्ड्स में मेल जो है अपने बर्थ ग्रुप में रहते हैं, फीमेल्स डिस्पर्स करती हैं, जबकि प्राइमेट्स के केस में फीमेल फिलोपैट्री पाई जाती है। तो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ फीमेल्स टू रिमेन इन द बर्थ ग्रुप ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स टू लीव द बर्थ ग्रुप दिया हुआ है वो गलत होगा। फीमेल्स टू चूज मेट्स फ्रॉम द बर्थ ग्रुप ये भी गलत होगा। फीमेल टू डोमिनेट ओवर द मेल्स इन द बर्थ ग्रुप ये भी गलत होगा। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। देन यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is an example of experimental archaeology? अब देखिए एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी की बात हो रही है, तो मीन्स जो अर्ली जो सोसाइटीज या अर्ली कुछ जो भी चीज हमको स्टडी करनी है वो थ्रू द एक्सपेरिमेंट जब हम रिकॉर्ड करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा जो है एक्सपीडिशन इसका एग्जाम्पल है ये देखना है। तो येल कैम्ब्रिज इंडिया एक्सपीडिशन ये एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का तो एग्जाम्पल नहीं है, डी टेरन पैटरसन के द्वारा किया गया था। हिमालयन जो रेंज है उस पर इन्होंने जो इंडिया का जो प्रीहिस्टोरिक कल्चर उसको स्टडी करने के लिए और फॉसिल्स को पता लगाने के लिए, तो ये येल कैम्ब्रिज डी टेरा पैटरसन के द्वारा लीड किया गया था, येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन, जिसमें कि डी टेरा तो येल से बिलोंग करते थे और पैटरसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। और तो इस तरह ये येल कैम्ब्रिज इंडिया एक्सपीडिशन था, क्योंकि इंडिया में इन्होंने किया था हिमालयन रेंज पर, जिसमें सोहन वैली का भी जिक्र आपने पढ़ा लोअर बाल्टिक में। तो डी टेरन पैटरसन ने ही उसको स्टडी किया था। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी से तो नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। कैस्पियन वॉयज भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं है। टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन आपने पढ़ा होगा कि ये जो एसी हैडन के द्वारा टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन मींस फील्ड वर्क जो पहली बार रियल जो फील्ड में स्टडी की जाती है वो स्टार्ट हुआ था, और उसमें सेलिंगमैन और रिवर्स WHR रिवर्स ये सारे उसको ज्वाइन किए थे। तो ये जो है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ है ये, तो ये भी गलत होगा। कॉन-टिकी एक्सपीडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। कॉन-टिकी, ठीक है, कॉन-टिकी ही यहाँ पर राइट आंसर हो। कॉन-टिकी इज द नेम ऑफ राफ्ट, राफ्ट का नाम है, और इन 1947 में ये एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, 1947 में। तो कॉन-टिकी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसकल्चरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पूछा जा रहा है, तो फर्नांडो ऑर्ट्रिज होगा। फर्नांडो ऑर्ट्रिज इज द नेम who of the anthropologist who gave the concept of transculturation। देखिए आप लोगों ने ए कल्चरेशन पढ़ा होगा, एन कल्चरेशन पढ़ा होगा, और ट्रांसकल्चरेशन क्या होता है, मीन्स जो एक कल्चरेशन हो जाता है मीन्स दो डिफरेंट कम्युनिटीज जब आपस में मिलती हैं
तो मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेती है। तो जो कल्चर का आदान-प्रदान होता है, तो किसी एक कम्युनिटी को के जो अपने ट्रेड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और दूसरे कम्युनिटी का ट्रेड्स उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो एक कल्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो उस तरह जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ में जब भी कोई बाहर के लोग कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम या कुछ होता है, तो दूसरी कम्युनिटी के मॉडर्न या अर्बन कम्युनिटीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनका कल्चर प्रभावित होता है, वो एक्कल्चर्ड हो जाते हैं, उनकी खुद की ट्रेड्स लॉस हो जाते हैं। तो ये तो एक्कल्चरेशन हुआ, बट ट्रांसकल्चरेशन क्या कहता है कि ठीक है, यहाँ पर आपका एक्कल्चरेशन भी है, मीन्स जहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के ट्रेड्स आ गए। आपका लॉस हुआ वो भी है, ठीक है? आपने नए ट्रेड्स अडॉप्ट किए, आपका ओरिजिनल जो खुद के आपके नेटिव ट्रेड्स थे वो लॉस हुए। लेकिन एक थर्ड स्टेज भी आती है जिसमें कि मिक्स टाइप के ट्रेड्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि एक हाइब्रिड टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेवलप होती है, जिसमें कि आपके ओरिजिनल ट्रेड्स के साथ-साथ नए ट्रेड्स भी आपने और उन दोनों का मिला-जुला एक नया कल्चरल ट्रेड डेवलप होता है, तो उसको एक हाइब्रिड या मिक्स टाइप ऑफ कल्चरल ट्रेड्स दिखाई देते हैं और जो कि ट्रांसकल्चरेशन होता है। तो ट्रांसकल्चर में 3 स्टेजेस की बात की गई है, ठीक है? तो फर्नांडो ऑल्ड्रिच ने ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसकल्चरेशन का। Arrange the tribes studied by the warrior element from earliest to latest। अब warrior element के द्वारा जो भी आप जानते हैं कि warrior element ने सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में कुछ ट्राइब्स को स्टडी किया एंड देन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ उनको भेजा गया और वहां पर भी उन्होंने ट्राइब्स को स्टडी किया, ठीक है? तो सबसे पहली स्टडी उनकी सेंट्रल इंडिया में थी, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने गोंड पीपल्स को स्टडी किया था, ठीक है? और उसी मंडला डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जोन में ही रहते थे बैगा, ठीक है? जो कि अभी भी वहां रहते हैं। बैगा चक कहा जाता है उस एरिया को, पूरा मंडला, बालाघाट और कुछ एक दो और डिस्ट्रिक्ट हैं, डिंडोरी और ये वो, तो ये सब मिला के एक बैगा चक एरिया है। तो वहां पर बैगा अभी भी पॉपुलेशन है वहां पर। तो वेरियर एल्विन ने जो है सबसे पहले गोंड कम्युनिटी को स्टडी किया सेंट्रल इंडिया के, लेकिन जो बुक थी उनकी सबसे पहली आई थी 1936 में, लाइफ इन ए गोंड विलेज, लाइफ इन ए गोंड विलेज। तो गोंड का तो यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिक यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पर कोई एक जो मोनोग्राफ उन्होंने लिखा उस पे यहाँ पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, किन ट्राइब्स पर सबसे पहले उन्होंने काम किया। तो लाइफ इन ए गोंड विलेज तो था, लेकिन बैगा पे उनका सबसे पहला मोनोग्राफ आया, बैगा पे 1939 में। जो लाइफ इन ए गोंड विलेज लिखा था उन्होंने 1936 में लिखा था, लेकिन लाइफ जो द बैगा करके उन्होंने जो मोनोग्राफ लिखा दैट इज 1939। 1939 में सबसे पहला मोनोग्राफ उनका द बैगा आया एंड द बैगा के बाद उन्होंने उसी एरिया में रहने वाले अगरिया पीपल्स को स्टडी किया, जो कि आयरन स्मल्टर्स कहे जाते हैं, हिंदी में लोहार कहे जाते हैं। तो ये अगरिया ट्राइब्स होते हैं और उसी एरिया में रहते थे ये, सेंट्रल इंडिया के जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मंडला और बालाघाट एरिया, वहीं पर अगरिया ट्राइब्स भी थी। तो सबसे पहले इन्होंने गोंड को स्टडी किया, देन बैगा को किया, देन अगरिया को किया। तो अगरिया पे उनकी नेक्स्ट मोनोग्राफ आता है द अगरिया, और ये 1942 में इन्होंने लिखा था, 1942 में, ठीक है, द अगरिया। फिर ये मूव कर जाते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ, और छत्तीसगढ़ में इनको मिलते हैं मुरिया एंड मारिया गोंड्स, मुरिया एंड मारिया गोंड्स। छत्तीसगढ़ बस्तर, स्पेसिफिक बस्तर में रहते हैं मुरिया एंड मारिया ट्राइब, ठीक है? तो मुरिया ट्राइब एंड मारिया ट्राइब, जिसमें कि मुरिया एंड देयर घोटुल, आप ये बहुत ही फेमस बुक थी 1947 में, इन्होंने मुरिया एंड देयर घोटुल लिखा था, जो कि घोटुल एक प्रकार का उनका डॉर्मिट्री है, उस पे ये बेस्ड बुक थी, जिसमें कि जो बॉय एंड जो गर्ल्स होती है वो आपस में एक साथ रहते हैं और तमाम जो है इस तरह की चीजें सीखते हैं, ठीक है? तो मुरिया एंड देयर घोटुल लिखा उन्होंने। यहाँ पर लोकल इसको गोटुल बोला जाता है, जबकि जो बुक में उन्होंने घोटुल वर्ड यूज किया है एल्विन ने, ठीक है, GHOTUL, घोटुल। अब मारिया जो है ये भी वही बस्तर की ही है ट्राइब, लेकिन मारिया भी इन्होंने मुरिया से पहले लिखा था। मारिया पे, मारिया मर्डर एंड सुसाइड पे लिखा था इन्होंने बुक 1943 पे, 1943 पे। तो मारिया पे पहले आई बुक, देन मुरिया पे आई, मुरिया एंड देयर गोटुल, ठीक है?
तो मारिया मर्डर एंड सुसाइड जो है ये बुक पहले लिखी गई थी 1943 में, 1947 में मुरिया पे लिखी, बैगा पे सबसे पहले लिखी है, 1942 में अगरिया पे लिखी थी। तो अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बैगा लिखेंगे, देन ए लिखेंगे अगरिया, देन मारिया एंड देन मुरिया। मुरिया सबसे लास्ट में, सी सबसे लास्ट में आना चाहिए, सी 2 जगह लास्ट में आया है। और स्टार्ट करना है बैगा से, तो BADC हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बैगा, देन अगरिया, देन मारिया, देन मुरिया। ठीक। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.